नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज दिनांक 15 जनवरी 2021 और आज हमारी हिंदी की तासिका है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले मंगलवार को मैंने बसंत गीत कविता का आपको YouTube का वीडियो भेजा था, जो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा। उस समय मैंने अभ्यास नहीं भेजा था, लेकिन पिछले शुक्रवार को हमने पाठ 7 की शुरुआत की थी, रहस्य। लेकिन वह कहानी हमारी पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा था कि अगली तासिका को मैं कहानी पूरी करूंगी, तो आज मैं रहस्य कहानी आज पूरी करने जा रही हूँ। पिछले शुक्रवार को मैंने कहानी के शब्दार्थ, मुहावरों के अर्थ और जोड़ियाँ मिलाओं का एक प्रश्न आपको लिखकर भेजा था, जो आपने लिखकर मुझे तस्वीरें भेज दी। तो चलो शुरुआत करते हैं बाकी की आधी बची कहानी। तो अब सर्वप्रथम आप पेज नंबर 45 खोलिए। 45 पर जो दूसरा परिच्छेद है वहाँ से हमें पढ़ना बाकी था, तो मैं बाकी आधी कहानी अभी पढ़ती हूँ। उसके बाद कहानी आपको समझाऊंगी। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए, और कहानी जब मैं पढ़ रही हूँ तो पुस्तक में से उंगलियाँ घुमाइए, ठीक है। पेज नंबर 45। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहो कहो की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कैमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झाँक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आंख बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था, तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनकी फोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दी। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आया है। असल में वे भूत ऊत की अफवाहें हैं। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाहें फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। पेज नंबर 46 निकालो। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोहों ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये?
आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। इनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। यहाँ पर कहानी खत्म होती है, लेकिन बाकी आधी बच्ची कहानी का अर्थ हमें जानना है या कहानी फिर से समझ लेनी है। हमने देखा पिछली कहानी में, या जो आधी कहानी हमने पिछली दशका को पढ़ी थी, उसमें हमने देखा कि आर्यन छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने आया था और वह अकेला ही आया था। मामा के घर मामी थी, उनकी बेटी थी कनिष्का, जो लगभग आर्यन की ही उम्र की थी। मामा के घर के सामने थोड़ी दूरी पर एक हवेली थी, लेकिन उस हवेली में कोई नहीं रहता था। मामा ने आर्यन से कहा था कि वहाँ जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है, वहाँ भूत रहते हैं। एक बार उनका नौकर घीसू उस हवेली की तरफ गया था, लेकिन आते ही वह इतना डरा हुआ था कि वह कई दिनों तक अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा और वह बीमार रहा। मामा जी के समझाने पर आर्यन हवेली की ओर नहीं जाता था। एक दिन रात को आर्यन जब अपने खेतों से बाहर लौट रहा था घर की ओर, मामा जी के घर की ओर, तो उसने उस हवेली में रोशनी देखी। बिजली की रोशनी थी। उसने सोचा कि अगर कई महीनों से, कई सालों से इस हवेली में कोई नहीं रहता, तो फिर यहाँ रोशनी कैसे होती है? अगर ये भूतों का डेरा है तो भूत यहाँ आकर रोशनी करते हैं। उस रात को आर्यन को ठीक से नींद नहीं आई और वह छत पर गया। छत पर जाकर उसने उस हवेली को ठीक से देखा तो हवेली में अब तक रोशनी थी, तब तक रोशनी थी। आर्यन को पता था कि उसके मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा है। दूसरे दिन आर्यन ने अपने मामा जी से कैमरा मांग लिया और उसने अपने मामा मामी कनिष्का के कुछ तस्वीरें खींची और मामा जी से पूछकर कैमरा अपने पास ही रख लिया, क्योंकि कनिष्का और आर्यन को वह कैमरा चाहिए था। कुछ काम उन्हें करना था जिसके लिए कैमरे की ज़रूरत थी। अब इसके बाद की कहानी हम फिर से पढ़ेंगे, आज समझेंगे। दूसरे दिन अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। दोनों यानी कौन? कनिष्का और आर्यन। हवेली उनके घर के सामने थी। अंदर से हंसी और कह-कहों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। हंसी तो आप लोग जानते ही हो, और कह-कहों का मतलब है कहे लगाना, यानी जोर जोर से हंसना। जब कुछ ज़्यादा बड़े चुटकुले होते हैं या हम ज़्यादा खुश होते हैं तब हम जोर जोरों से हंसते हैं, उसे कहते हैं कहे लगाना। तो जब आर्यन और कनिष्का हवेली की ओर गए तो अंदर से हंसी और कह-कहों की जोरों से आवाज़ आ रही थी, उन्हें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। आर्यन और कनिष्का ने पहले उनके चारों ओर यानी आजू बाजू में, पास पड़ोस में ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। का मतलब रात का समय था, आसपास कोई नहीं था। वे दबे पाँव हवेली में चले गए। अब दबे पाँव मतलब पाँव दबाकर नहीं, दबे पाँव यानी चुपचाप। वे चुपचाप हवेली में चले गए। उन्होंने देखा कि आस पड़ोस में कोई नहीं है, तो वे चुपचाप हवेली की ओर या हवेली के अंदर चले गए।
बीचों बीच एक बड़ा कैमरा था। अब हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कैमरा था। आप लोग जानते हो ना, सीसीटीवी कैमरा होता है। हमारे पाठशाला में भी है, हर कक्षा में नहीं है लेकिन पैसेज में है ना, हर माले पर पैसेज में ऐसे कैमरे हैं। वैसा बड़ो बीचों बीच, हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कैमरा था। उसका दरवाजा अंदर से, सॉरी, बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। मैंने कैमरा पढ़ा, सॉरी। तो हवेली के अंदर जब ये गए, कौन, आर्यन और कनिष्का जब हवेली के अंदर गए, उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं था। दबे पाँव चुपचाप वे हवेली के अंदर गए तो बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। मैंने गलती से कैमरा पढ़ा, यहाँ पर कमरा शब्द है, ठीक है। तो बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था, हवेली के बीचों बीच। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, अंदर से उसे बंद कर दिया था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी। अब कमरे को खिड़कियाँ भी थी और खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। अब खिड़कियों के दरवाजे दो दो थे, नीचे से भी दरवाजे थे खिड़कियों को और ऊपर से भी थे, क्योंकि खिड़कियाँ बड़ी थी। तो खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झाँक कर देखा। अंदर ऊपर चढ़ गया, बाहर से खिड़की को ऊपर चढ़ गया और उसने बड़ी सावधानी से, कोई हमें देख तो नहीं रहा है, बड़ी सावधानी से अंदर झाँक कर देखा। तो अंदर उसे कौन नजर आए? हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। पगड़ी जानते हो आप लोग बच्चों? पगड़ी यानी आप लोगों ने शादी ब्याह में पगड़ी देखी होगी, जिसे मराठी में फेटा कहते हैं, फेटा। या फिर सरदार जी लोग होते हैं ना, सरदार जी, उन लोग, उनमें जो पुरुष होते हैं, पुरुष भी बाल बढ़ाते हैं लेकिन वे बाल ऐसे खुले नहीं रखते। तो बालों को ऐसे टाइट बांध कर उस पर पगड़ी बांधते हैं। ऐसी पगड़ी बांधे हुए कई लोग हवेली के अंदर बैठे थे। लेकिन वे लोग कैसे थे? हट्टे कट्टे, हट्टे कट्टे यानी तबीयत से अच्छे, मोटे तगड़े, और बड़ी बड़ी मूंछों वाले, उनकी मूंछें ऐसे थे, ऐसे बड़ी बड़ी मूंछें थी। बड़ी बड़ी मूंछें वाले लोग पगड़ी बांधे, सिर पर पगड़ी बांधे बैठे थे। आर्य ने उनको खिड़की से झाँक कर देखा। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। अब ये जो पगड़ी बांधे लोग थे, उनके साथ कमीज और पैंट पहने, कमीज यानी शर्ट और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखों से आग बरसना यानी आंखों से गुस्सा या क्रोध बरसने। आंखें उनकी लाल लाल थी। उनकी आंखें शायद शराब पीकर लाल हुई होगी, लेकिन उनकी आंखें लाल लाल थी। उनकी आंखों से मानो आग बरस रही थी, गुस्सा क्रोध बरस रहा था, लाल लाल आंखें थी। सबके चेहरे डरावने थे। अब आर्यन आपकी उम्र का 7वीं कक्षा का बच्चा था और ये डरावने चेहरे उसने देखे थे। जो लोग वहाँ पर हवेली के अंदर थे, सभी के चेहरे डरावने थे। फिर उस समय वे खाने में मस्त थे। रात का समय था और वे लोग खाना खा रहे थे, खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। कोई मुर्गी की हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर, हाँ, रोटी सब्जी के साथ खा रहा था, मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। आर्यन ने खिड़की पर चढ़कर बाहर से उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। उन लोगों के गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। कारतूस जानते हो आप लोग? जो बंदूक में डाली जाती है, बंदूक की जो गोलियां होती हैं, वो गोलियां, उनको कहते हैं कारतूस। तो कारतूसों की पेटी, गोलियां रखने की पेटी,
उनके गले में लटक रही थी, ऐसे कारतूसें थी उनके गले में। तो उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी, बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। आसपास ही बड़ी बड़ी बंदूकें रखी थी, तलवारें रखी थी। और ये सब देखकर समझ में आ रहा था कि शायद ये डाकू लुटेरे हो। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, लुढ़के हुए यानी आधे नींद में, खाना खाकर आधे नींद में ऐसे ही पड़े थे, शायद उन्होंने शराब पी ली थी। तो कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। आर्यन ऊपर चढ़ा था ना, खिड़की में से वो झाँक कर देख रहा था। उसने कनिष्का को इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। उसके पास कैमरा था, शायद उसने बैग वगैरह लाया होगा कैमरा रखने के लिए। तो कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। अंदर हवेली के अंदर गैस और बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी, इतनी रोशनी थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे। किसने? आर्यन ने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। किसके घर की ओर? तो कनिष्का के घर की ओर, आर्यन के मामा जी के घर की ओर। उन लोग आर्यन ने कई फोटो फटाफट खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन, अब ये सब रात को हुआ था। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। अब आर्यन का मामा जी का जो गांव था वह धनवान लोगों का गांव था, अमीर लोग रहते थे उस गांव में। अगले दिन सुबह सुबह आर्यन उठा और उसने अपनी साइकिल निकाली और वह नारायणपुर, उनके गांव के पास से दूसरा गांव था नारायणपुर, वहाँ वह चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। शायद आर्यन के मामा जी के गांव में फोटोग्राफर की दुकान नहीं थी और आर्यन जानता था कि नारायणपुर में फोटोग्राफर की दुकान है। तो वह नारायणपुर गया सवेरे जल्दी उठकर और सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। तो नारायणपुर में एक फोटोग्राफर की दुकान थी। वहाँ आर्यन सुबह जल्दी उठकर गया और शाम तक सभी फोटो तैयार कराकर वहाँ लौट आया। अब आजकल देखो हमारे मोबाइल में ही कैमरा होता है और फोटो जैसे हम खींचते हैं मोबाइल में देख सकते हैं, लेकिन 20-25 साल पहले ऐसे मोबाइल में सुविधा नहीं थी या मोबाइल ही नहीं थे 20-25 साल पहले। अभी मुझे लगता है 20 सालों से या 20 से कम सालों पहले मोबाइल हमारे देश में आ गया है। तो उस समय कैमरा हुआ करते थे, कैमरे का एक रोल हुआ करता था। वो रोल हमने भर दिया उसमें, तो उसमें फ़ोटो निकलते थे। 24 फ़ोटो का रोल होता था, एक 36 फ़ोटो का रोल होता था। और सारे फ़ोटो खींचकर होने के बाद उस कैमरा में बैटरी भी डालनी पड़ती थी। जैसे हमें मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, ऐसे कैमरा को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बैटरी डालनी पड़ती थी। तो सारे फ़ोटो खिंचवा कर हो गए। तो फोटोग्राफर की दुकान में जाकर अगर हमने वह रोल दे दिया तो वे हमें फ़ोटो धोकर या फ़ोटो बनाकर दे देते थे अगले दिन। तो आर्यन ने शाम तक सारे फ़ोटो तैयार करा दे और वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, यानी आर्यन के मामा जी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर नहीं होते। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं। हमारे कैसे पैर सीधे होते हैं ना, आगे की ओर हमारे पैर होते हैं, लेकिन भूतों के पैर उल्टे होते हैं, ऐसे कहा जाता है। हम लोगों ने तो देखा नहीं है भूत वगैरह। उनकी छाया नहीं होती, छाया यानी सावली, प्रतिबिंब। तो भूतों के पैर उल्टे होते हैं ऐसे सुना है। उनकी छाया नहीं होती, उनकी सावली नहीं होती या प्रतिबिंब नहीं होता, उनकी फ़ोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनकी फ़ोटो हम खींच नहीं सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ हमने कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने
फोटो पिताजी को दे दी। कनिष्का ने कहा, जरा देखिए तो, कल रात हम एक भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ हमने कुछ फोटो लिए हैं, तो जरा देखिए तो। और उन्होंने सारे फोटो पिताजी को बता दी। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। तो मामा जी, कनिष्का के पिताजी परेशान हो गए। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। अब यह एक मुहावरा है बच्चों। आंखें खुली की खुली रहना यानी चकित रहना या आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना। जब मामा जी ने फोटो देखे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वे चकित हो गए और वे बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? ये तो इंसान है। और मामा जी ने भी देखा नहीं था कि हवेली में कौन रहता है। उन्होंने भी सुना था कि वहाँ पर भूत है। अब जब उन्होंने उन भूतों की तस्वीरें देखी तो वे इंसान जैसे दिख रहे थे। उनके पैर सीधे थे, उनकी छाया पड़ती थी, उनकी फोटो भी निकले थे। तो मामा जी ने पूछा, क्या भूत इंसानों जैसे ही होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आया है। तो आर्य ने कहा, मामा जी, इंसानों जैसे भूत नहीं होते, तो ये इंसान ही हैं। देखिए ना, इनके पैर भी सीधे हैं, इनकी छाया भी दिख रही है, इनकी फोटो भी आए हैं। हाँ, तो ये इंसान ही हैं। असल में भूत ऊत की अफवाहें हैं। अफवाहें यानी उड़ती खबर। अफवाहें फैलाना यानी झूठ झूठ बताना। हाँ, कुछ छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना या अफवाहें फैलाना। तो असल में उस हवेली में भूत वगैरह कुछ नहीं है, ये तो अफवाहें हैं। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाहें फैलाई हैं। शायद उन्हीं लोगों ने, जो लोग हमें उस हवेली में दिखे, जिनकी हमने तस्वीरें खींची, उन्हीं लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं कि कोई उस हवेली की तरफ न जाए, कोई उन्हें न देखे। इसलिए उन्होंने अफवाहें फैलाई है कि हवेली में भूत है। ठीक है। और कोई उनका रहस्य किसी के सामने न खुले, इसलिए उन्होंने अफवाह फैलाई है कि हवेली में भूत है, इसलिए कोई हवेली की तरफ जाता नहीं। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? अगर लोगों का हवेली की ओर आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ उस हवेली में अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? इसलिए उन्होंने अफवाह फैलाई है कि हवेली में भूत है और लोग वहाँ आते जाते नहीं। फिर कुछ रुक कर आर्यन बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? फिर थोड़ी देर रुक कर आर्यन ने मामा जी से कहा, मामा जी, क्या आप मेरे साथ थाने चलेंगे? थाने यानी थाने स्टेशन नहीं। थाने का मतलब है हिंदी में कि पुलिस चौकी। क्या आप मेरे साथ पुलिस चौकी चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। तो आर्यन ने मामा जी से कहा, क्या आप मेरे साथ पुलिस चौकी चलेंगे? इस मामले में मुझे बहुत ही गड़बड़ लगती है। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने तो कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। फिर आर्यन, कनिष्का और मामा जी थाने गए, पुलिस चौकी गए। वहाँ थानेदार को सारे फोटो बताए और थानेदार ने यानी पुलिस इंस्पेक्टर ने फोटो देखते ही कहा कि बहुत वर्षों से, बहुत सालों से इन डाकुओं की गिरोह यानी उनकी टोली, उन डाकुओं की टोली ने बहुत ही उत्पात मचा रखा है, यानी बहुत ही उपद्रव मचा रखा है, बहुत ही हंगामा मचा रखा है। और कई वर्षों से इन डाकुओं की टोली ने बहुत ही हंगामा मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। डकैती यानी डाका डालना, कहीं पर जाकर चोरी करना। राहजनी यानी रात के समय रास्ते पर से जाने वाले लोगों को लूटना। राहजनी यानी लूटपाट करना। हाँ, डकैती डालना।
डकैती यानी डाका डालना, लूटपाट करना, राहजनी यानी रास्ते में लोगों को लूटना, ये इनका पेशा है, ये इनका काम है। लोग नौकरी धंधा नहीं करते, कुछ काम धाम नहीं करते, सिर्फ चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और रास्ते में लोगों को लूटते हैं। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है, बहुत ही सालों से इनकी तलाश की जा रही है, इनकी खोज की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। अब खून पसीना एक करना यह भी एक मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। इन डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया है, यानी कड़ी मेहनत की है इन डाकुओं को पकड़ने के लिए। लेकिन आज तक ये डाकू पुलिस के हाथ नहीं लगे। लेकिन आर्यन और कनिष्का की समझदारी के कारण पुलिस को डाकुओं का पता चल गया था। डाकू कहाँ छुपे हैं, पुलिस को आर्यन और कनिष्का ने खींची तस्वीरों से पता चला था। इसलिए पुलिस ने उनसे कहा, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, कहाँ है ये? तो पुलिस ने आर्यन और कनिष्का को कहा कि शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का, होशियारी का काम किया है। कहाँ है ये डाकू? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा, आप अपने पुलिस अधिकारी या पुलिस हवालदार सबको लेकर गाड़ी निकालिए, तैयारी कीजिए, मैं आपको ठिकाना बताता हूँ। और उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, क्योंकि दिन में शायद वे नहीं मिलते, रात को वहाँ वे आते थे। तो उसी रात पुलिस के डेरे पर, यानी उस हवेली में पुलिस ने उस डाकुओं के डेरे पर छापा मारा, या उन भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा उस रात को। छापा मारना यानी अचानक घुसकर अंदर के चोर लुटेरों को पकड़ना। दोनों ओर से गोलियां चली, पुलिस ने भी गोलियां चलाई और लुटेरे भी गोलियां चला रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि उनके गले में कारतूसों की माला थी, पास में बंदूकें पड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी गोलियां चलाई, पुलिस ने भी गोलियां चलाई, दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डालना ये भी एक मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ है आत्मसमर्पण करना। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए, यानी डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि पुलिस ज़्यादा थे डाकुओं के मुकाबले। डाकुओं ने शुरुआत में खुद को बचाने की कोशिश की, गोलियां चलाई, लेकिन उनकी गोलियां ख़त्म हो गई और पुलिस उन पर भारी पड़ गए। तो सवेरा होते होते डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए, यानी आत्मसमर्पण किया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। उस गोलीबार में कुछ डाकू मारे गए, उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। तब तक सवेरा हो चुका था, गांव के लोग इकट्ठा हुए थे गोलियों की आवाज़ सुनकर, और जब पुलिस बचे हुए डाकुओं को लेकर जा रहे थे, गांव वालों ने उन डाकुओं को देखा जो अब तक समझ रहे थे कि उस हवेली में भूत हैं। तो हवेली में बसे भूतों को, यानी उन डाकुओं को जब गाँव वालों ने देखा तो वे चकित रह गए, उन्हें अचरज हुआ। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए और गांव वाले भी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए, क्योंकि यही डाकू लोगों के घर जाकर, दुकानों में जाकर डकैती डालते थे, रास्ते में लोगों को लूटते थे। तो सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिया। अब जो उनके नामाजी के गांव के जिले का कलेक्टर था, उन्होंने आर्यन और कनिष्का के बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आर्यन और कनिष्का के नाम राष्ट्रपति कार्यालय को क्यों भिजवा दिए? क्योंकि आने वाले गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिन आप लोग जानते हो आज तारीख 15 है, अगले 11 दिन के बाद
26 जनवरी है। 26 जनवरी तो आप लोग जानते हो, 26 जनवरी को हमारा प्रजासत्ताक दिन होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है गणतंत्र दिन। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इस गणतंत्र दिवस पर जो छोटे बच्चे पूरे वर्ष भर में, हाँ, उस वर्ष में किसी छोटे लड़के या लड़की ने कोई ऐसे हिम्मत का, बहादुरी का काम किया हो तो उसको पुरस्कार मिलता है, बहादुरी का पुरस्कार मिलता है। इसलिए उनके जिले के कलेक्टर ने राष्ट्रपति कार्यालय को आर्यन और कनिष्का के नाम भिजवा दिए थे उनकी बहादुरी के कारण। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। और आने वाले गणतंत्र दिवस पर उन दोनों बच्चों को, आर्यन और कनिष्का को, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाने वाला है। उन्हें बड़ा वीरता पुरस्कार मिलने वाला है, क्योंकि वे बच्चे आपकी उम्र के 11-12 साल के होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई, बहादुरी से काम किया, रात को घर के बाहर गए, मामी जी को न बताकर, क्योंकि अगर वे खुश कर जाते, बताकर जाते तो शायद वे उन्हें नहीं भेजते, क्योंकि मामा मामी को लग रहा था कि हवेली में भूत रहते हैं। तो मामा मामी को बिना बताए वे घर के बाहर गए, वहाँ जाकर बिना डरे उन्होंने तस्वीरें खींची और तस्वीरें बना कर लाए, आर्यन बना कर लाया, हाँ, धुलवा कर लाया। और फिर पुलिस थाने में जाकर उन्होंने उन डाकुओं की खबर पुलिस को दी, जिसके कारण कई सालों से पकड़े न जाने वाले डाकू लुटेरे पकड़े गए और गाँव वालों को उनसे मुक्ति मिल गई। तो था ना ये उनका बहादुरी का काम। इसलिए उन दोनों को आने वाले गणतंत्र दिन पर वीरता पुरस्कार, बहादुरी का पुरस्कार दिया जाने वाला है। बच्चों, यहाँ पर एक कहानी ख़त्म होती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी बड़ी होने के कारण मैंने 2 हिस्सों में आपको पढ़ाई है। जैसे ही आपका यह वीडियो सुनकर होता है, आपको मैंने अगदी एकदम सुलभ हिंदी में ये कहानी समझाई है। जैसे आपका वीडियो सुनकर होता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी कहानी। आपको कहानी फिर एक बार ठीक से पढ़नी है। और आज जो मैं स्वाध्याय भेज रही हूँ, हम बचे हुए जो 3 सवाल हैं उनके उत्तर में जो भेज रही हूँ, वह लिखकर आपको उनकी तस्वीरें भेजनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी तासिका ख़त्म होती है। धन्यवाद।